कार्यकर्ताओं से, मजदूरों से, कर्मचारियों से सबसे राय ली है और राय लेके जितना समावेश कर सकते हैं वो करेंगे। केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है तो सबका कैसे उपयोग किया जा सकता है वो करेंगे। अच्छा बजट मिलेगा। तो भाजपा सरकार के दूसरे बजट से जनता को बेहद उम्मीदें हैं। रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हर कोई बता रहा है कि इस बार बजट बेहद खास होगा। पिछला बजट भी बेहद खास रहा, ऐतिहासिक रहा। जनता की उम्मीदें पूरी हुई, हर सेक्टर्स को कवर किया गया। लेकिन इस बीच जानना, देखना बेहद दिलचस्प है, जो घोषणाएं पिछले बजट में की गई थी वो कितनी पूरी हुई हैं, कितनी धरातल पर उतरी हैं। और ऐसे में जब बतौर वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट पेश करेंगी तो फिर जनता की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, कितनी खरे उतरेंगे, इस बजट से यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखना होगा कि इस बार किस पर खासा फोकस रहता है। पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस था, लेकिन इस बार घोषणाओं के जरिए समझ में आने की कोशिश हम करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि किस पर फोकस रहेगा। हर सेक्टर्स को कवर करने की बात फिलहाल सामने आ रही है, विजन की बात सामने आ रही। तो भजनलाल सरकार का आ जाएगा बजट। बतौर वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। भजनलाल सरकार के दूसरे बजट से जनता को बेहद उम्मीदें हैं। पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस था और इस बार बजट में सरकार कर सकती है कई बड़ी घोषणाएं। सेक्टर वाइज देखें तो हर किसी को बहुत उम्मीदें इस बार उनके लिए बेहद खास हो रही है, इसलिए भी क्योंकि अभी केंद्र का बजट आया था तो कहा जा रहा था ये वाकई में अच्छा बजट है। आम हो या खास हो, विपक्ष को भी कोई खास मुद्दा नहीं मिला उस बजट में, तो मानकर चला जा रहा है कि इसीलिए ये बजट भी बेहद खास सामने आएगा। तो 11 बजे बतौर वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी दूसरा बजट पेश करेंगी सरकार का और ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास होगा। तो राज्य का बजट 2025-26 आज होगा पेश। 11 बजे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। जयपुर जिले की सीमा में अलग अलग कस्बों में नए बाईपास की घोषणाएं संभव है। इन दिनों जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है और फिर उसके पहले चंद रोज पहले जो भांकरोटा अग्निकांड हुआ उसे कोई कैसे भूल सकता है। तब से लेकर ये माना जा रहा था कि घोषणाएं हो सकती है। जयपुर जिले की सीमा में अलग अलग कस्बों में नए बाईपास की घोषणा संभव। 6 कस्बों में ये बाईपास बनाए जाने पर करीब 405 करोड़ रुपए का प्रावधान संभव। शाहपुरा, किशनगढ़, रेनवार, ताला, फागी, आंधी और दूदू के पास साखून में बाईपास बनाने की भी योजना मानी जा रही है। तो राज्य का बजट 2025-26 आज पेश होगा। इसके अलावा नए एक्सप्रेसवे, कनेक्टिंग रोड्स की घोषणाएं संभव है। राजस्थान रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा संभव है। जिला और स्थानीय लेवल की नई सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन की घोषणा संभव है। नए फ्लाईओवर्स, आरयूबी, आरओबी बनाने की भी घोषणा संभव। ये माना जा रहा है कि इस पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले बजट को देखें तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस था, लेकिन इस बार देखा जाए तो फिर हर सेक्टर को लुभाने की कोशिश की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बजट माना जा रहा है। वो भी ठीक केंद्र सरकार के बजट के बाद ये बजट पेश हो रहा है। लेकिन आपको पिछले बजट को याद होगा, क्योंकि पहले राज्य का बजट आया था, फिर केंद्र का बजट आया था, लेकिन इस बार जब केंद्र का बजट आ चुका है तो फिर और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। ऐसे में कितना फंड यहां पर अलॉट किया गया केंद्र की तरफ से वो भी देखना दिलचस्प। लेकिन राजस्थान में स्टेट वैट कितना कम हो सकता है पेट्रोल डीजल पर, इस पर भी हर किसी की उम्मीदें टिकी हुई है। बजट में किसानों को भी मजबूत करने पर फोकस रहेगा। सरकारी बैंकों से अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण योजना का विस्तार संभव है। इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें या फिर भूमि विकास बैंकों की बात करें तो वित्तीय अनुदान की घोषणा भी संभव है। ऐसे में अगर संभागवार हम समझने की कोशिश करें तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोटा से भंवर एस चारण हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी योजनाएं जो है पिछले बजट की या घोषणा जो है वो धरातल पर आई हैं, कितनी पूरी आई हैं और ऐसे में अब क्या उम्मीदें फिलहाल नजर आ रही हैं। सबसे पहले जोधपुर लेकर चलते हैं। राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपके साथ चंद लोग भी नजर आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ही सवाल मेरा है, पिछला बजट 1 साल भी नहीं हुआ और अब फिर से पूर्ण बजट, उम्मीदें बहुत सारी है,
लेकिन फिर पिछली घोषणाओं पर भी ध्यान जाता है, कितनी पूरी हुई है और अब इस बार लोग क्या कहते हैं, जोधपुर की जनता क्या कहती है। देखिए पूनम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब बजट पेश करते हैं और उस बजट को अगर पूरी तरह से जनता के हित में लागू नहीं किया जाए तो फिर बजट पेश करने का औचित्य क्या। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार इस बात की कोशिश की और हम पिछले 1 महीने पहले की बात करें तो जोधपुर की जो संभागीय आयुक्त है डॉक्टर प्रतिभा सिंह, उन्होंने इसी बात का रिव्यू किया था कि चीफ सेक्रेटरी जोधपुर आए थे और सुधांशु पत ने इस बात को एग्जामिन किया कि जो बजट की घोषणाएं हुई उसका क्रियान्वयन कितना हुआ है। तो ये एक अच्छी पहल जो है इस सरकार की कही जा सकती है। लेकिन बात वही कि कुछ दिनों पहले जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, काफी उम्मीदें थी, कितनी उन पर खरा उतरना और नहीं उतरना ये सारा जब पूरी साल निकल जाएगा तब पता लगेगा। यही जो बात है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने पिछला बजट पेश किया था दिया कुमारी ने उनके माध्यम से डायरेक्शन में, वो जो बजट पेश हुआ था वो इतना बेहतरीन लगा लोगों को, तो इस बार का बजट उसे 21 होने की आवश्यकता। इस वक्त हम जोधपुर के लाल मैदान इलाके के अंदर हमारे साथ अलग अलग तरह के प्रोफेशन, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, डॉक्टर की बात करें, व्यवसाय की बात करें या फिर अलग अलग क्षेत्र के जो रिटायर्ड पर्सन है, सबसे बात कर लेते हैं। जरा इस आज जो दिया कुमारी बजट पेश करने जा रही है, किस तरह की उम्मीद आपको है? सर, हम इस बजट में मोटे तौर पे पानी, बिजली और सड़कें जो है, ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ पे जोधपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सड़कें बहुत खराब है, सड़कों के लिए व्यवस्था की जाए, ट्रैफिक व्यवस्था की जाए। और दूसरी चीज़, मैं मंडी से हूँ, कृषि मंडी, तो हमारे जो सबसे बड़ी बात है गंवार, उस पर जो कृषि कल्याण और कृषि मंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। कृषि 160 कृषि मंडी और 50 पैसे की भी लगती है। हम चाहते हैं हर आइटम कृषि जिन्स पे 0.50 पैसे कृषि मंडी हो जाए, जिससे व्यापार अच्छा हो जाए और गंवार गम का एक्सपोर्ट भी होता है। ये हमें उम्मीद करते हैं। आप क्या देखते हैं इस बजट से, आपको क्या उम्मीद है? हम करीब पिछले साल भी बजट आया था, इस बार आया था, कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल से पूरे नहीं हुए। जैसे जोधपुर एक राजस्थान की न्यायिक राजधानी है, यहाँ पर आज भी CGST के लिए कोई भवन नहीं है। जमीन सर्किट हाउस से पड़ी है 15 साल से, वो बहुत अति आवश्यक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सरकार चाहती है कि तहसीलें, जिला खंड सब डिसीजन लो, लेकिन स्टेट GST में आप देखिए हर काम के लिए पोखरण, जैसलमेर, भरतपुर, सब काम के लिए एंटीविजन के लिए लोगों को जयपुर जाना पड़ता है, उसका डिसीजन नहीं किया है। और विभाग का आधे अधिकारी जयपुर में ही है, कारण कि उनको पोस्टिंग वहीं मिलती रहे। CGST का ऑफिस जो है वो यहाँ को लेकर और भी लोगों से बात, किस तरह की उम्मीद इस बजट से आपको है? इस बजट से हमें, ये लाल मैदान से बोल रहे हैं हम, यहाँ घूमने आते हैं सीनियर सिटीजन सारे। यहाँ एक तो हमारे रोडें टूटी हुई है और टैग जो बना है वो ऊपर नीचे हो गया है, तो उसकी वजह से लोग बाग गिरते हैं। क्या किस तरह से आप इस बजट को लेकर उम्मीद रखते हैं पूरी स्टेट की? लाल मैदान के अंदर है कम से कम 1000-1500 आदमी रोज घूमने के लिए। स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात। स्टेट के अंदर तो ये हालत है कि अभी यहाँ जाम बहुत लगता है, ट्रैफिक बहुत गलत है, यातायात। किस तरह के बजट की उम्मीद आप करते हैं? ऐसा है, वरिष्ठ नागरिकों को भी इसका बजट में सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे रेलवे में है, पहले मिलती थी, एरोप्लेन में है, वो उस बजट पे, इस बजट से हम पूरी अपेक्षा करते हैं कि ये सारी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिक को मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक को लासन जी तीर्थ यात्रा में तो फायदा मिलता है, और किस रूप में, और आपकी क्या उम्मीदें हैं? मेरी तो बजट से ये उम्मीद है कि सबसे पहले जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है सब्सिडी के नाम पर, चाहे फ्री वेब्स के नाम पर, वो गवर्नमेंट को आप इनसे लगातार चर्चा कीजिए, क्योंकि उत्साह तो बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे में समस्या भी गिनाई जा रही है। यह समस्या कब दूर होगी ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कितनी पूरी हुई हैं अभी घोषणाएं और कितनी आने वाले समय में पूरी होंगी, इस बार बजट में क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ऐसे में कोटा का रुख कर लेते हैं, रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, उत्साह बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हर बार बोली जाती है घोषणाओं के जरिए, चाहे कितनी भी सरकार, चाहे 10 साल की बात कर लेते हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई लेकिन वादे हर बार किए जाते हैं? इसके अलावा कितनी उम्मीदें हैं यहां पर इस बार बजट को लेकर?
देखिए 1274 करोड़ का बजट मिला था नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन वो खर्च ही नहीं हो पाया प्रॉपर्ली। नौकायन एकेडमी की घोषणा है लेकिन कोटा में बन नहीं पाई। लेकिन इस बार के बजट से भी कोटा के लोग बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं। खासतौर पर जिला मुख्यालय झालावाड़, जिला मुख्यालय बारां पर मिनी सेक्रेटरीट है, लेकिन संभाग मुख्यालय कोटा पर नहीं है। तो इस बार के बजट में मिनी सेक्रेटरीट की घोषणा होने की कोटा के लोग उम्मीद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी कोटा में बने ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। कोचिंग सिटी है कोटा, तो यहाँ पर कोचिंग का कोई फैसिलिटी सेंटर स्थापित होगा, इस तरह की उम्मीद भी कोटा के लोग कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये जो इलाका है पूनम, ये खेती किसानी बहुल इलाका है, नदियों बांधों की प्रचुरता है। तो खेती किसानी से जुड़ी जो घोषणाएं बजट में रहने वाली है उस पर भी कोटा के लोगों की खास निगाहें रहने वाली है। लेकिन कोटा के कुछ लोगों से आपको मुखातिब कराने की कोशिश करता हूँ और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की उम्मीदें इस बजट से कर रहे हैं। शुरू करते हैं कोटा के एक सीनियर सिटीजन से। आज प्रदेश का बजट आने वाला है, महज जी किस तरह की उम्मीद है कोटा की? इस बजट में कोटा की जनता की आशा है कि यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी छिन्न भिन्न है, इनके कार्यालय और कोर्ट्स बहुत दूरी दूरी पर हैं। तो कोटा की जनता की ये मांग है कि यहाँ पर मिनी सचिवालय बनना चाहिए, ताकि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के जो भी सब लोग संभागीय स्तर पर यहाँ आते हैं न्याय व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, यहाँ पर मिनी सचिवालय की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा मैं चूँकि एडवोकेट हूँ और उस तबके को रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारा एक एडवोकेट वेलफेयर एक्ट है, उसमें राज्य सरकार को कम से कम 10 करोड़ रुपए सालाना बार कौंसिल को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वकील का जीवन सुरक्षित नहीं है। इन्होंने जो पिछली सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, उसमें वकील को इस वकालत से रिटायरमेंट लेने के लिए उसको 50 साल की प्रैक्टिस का उसमें प्रावधान किया है। क्या एक वकील 80 साल 75 साल तक प्रैक्टिस कर सकता है? देखिए, अब सभी श्रेणी और वर्ग जो है वो भी इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनसे जुड़ी घोषणाएं भी देखने को मिलेगी। टैक्सेशन का मामला हालांकि मोटे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन स्टेट के भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। क्या लगता है आपको, कुछ राहतकारी होगा इस बार? इस बार मेरे हिसाब से वैट में इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कुछ रियायत आने की संभावना है। और साथ ही क्या है कि राज्य जो नज़दीकी राज्य हैं हमारे यूपी और पंजाब से, वहाँ पर वैट की दर अलग होने से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री पर भी प्रभाव पड़ता है राजस्थान के डीलर्स पर। और दूसरा मेरा एक ये मांग है कि कोटा में जैसे कोचिंग सेंटर्स बहुत अभी प्रभावित हैं, तो इसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक यहाँ पर कोई योजना लानी चाहिए कि यहाँ के लोगों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट का कोई वो केंद्र स्थापित किया जाए। तो देश प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं इस बजट में क्या कुछ तलाश कर रही है? महंगाई सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है, उसका कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो और महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे कि अश्लीलता, छेड़छाड़ या इस तरह के नहीं हो और महिलाओं को अन्य अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोटा क्या तलाश कर रहा है इस बजट से? मैं चाहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस बार बजट में कुछ अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो इसमें हम बजट में चाहेंगे कि सरकार इस बार बजट में अपनी होम्योपैथी डॉक्टर्स की वैकेंसी के लिए भी कुछ अच्छा करे। हर बार बोलते तो हैं पर इतना हो नहीं पाता है। और कई जगह पे ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी अभी डिस्पेंसरियाँ खुली हुई है होम्योपैथी की, वहाँ पे कंपाउंडर की व्यवस्था नहीं है, 4th क्लास कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है। अगर वो रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद उनमें कुछ आज तक उनकी दोबारा कोई नियुक्ति हुई नहीं है। कम से कम 60 से करीब ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। युवा और कोटा का युवा क्या देख रहा है बजट में? कोटा का युवा सबसे पहले रोजगार तलाश रहा है बजट से, अपने प्रशिक्षण के लिए एक अलग से कोटा तलाश रहा है। साथ ही जैसा आपने बताया कि बात की भंवर भजन लाल का बजट ब्रह्मास्त्र, क्या कुछ उस ब्रह्मास्त्र से निकलेगा? कितनी जनता की उम्मीदें पूरी होगी? 11 बजे जब वित्त मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट पेश करेंगे,
तभी सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे में पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थी वो कितनी पूरी हुई हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। महा कवरेज सुबह से लगातार जारी है और ये मेगा कवरेज। ऐसे में हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे अपने सहयोगी शुभम जैन का, अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, हम यही सवाल बार बार कर रहे हैं कि आज उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है, हर सेक्टर वाइज अगर देखें तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ भी जाती है, लेकिन उम्मीदें कितनी पूरी होंगी वो बजट जब पेश किया जाएगा तब सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या मांग है वहां के लोगों की, कितनी पहले वाली घोषणाएं पूरी हुई हैं, ये देखना भी उतना जरूरी हो जाता है। फिलहाल उत्साह कितना है आज के बजट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व में बता दूं आपको कि जो बजट है उसकी उम्मीद जो है वो हर किसी व्यक्ति की होती है, चाहे वो मध्यम स्तर का हो, निचले स्तर का हो या फिर उच्च श्रेणी में आने वाले लोग हो। सभी लोगों की उम्मीद ये रहती है कि कहीं ना कहीं बजट में उनके लिए कुछ ऐसा आ जाए। चाहे केंद्र का बजट आता है तो टैक्स स्लैब की बात हो जाती है, या फिर राज्य का बजट आता है तो स्थानीय जो चीजें होती हैं वो अजमेर को क्या क्या मिलेगा। अगर बात करें पुरानी घोषणाओं की तो पुरानी घोषणाएं जो अधिकतर हुई थी उनमें कई घोषणाओं को काम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन वो पूरी कब होंगी इनका अभी तक पता नहीं है। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी तो उन्होंने कमान संभाली थी अजमेर उत्तर की, तो उन्होंने ये कहा था कि वो सारे वो चीज लेके आएंगे जिस चीज की अजमेर उत्तर को और अजमेर जिले को जरूरत है। हालांकि जब बजट था, बजट से कुछ दिन पूर्व एक आर्किटेक्ट की टीम जो थी वो अजमेर पहुंची थी और अजमेर का सौंदर्यीकरण और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, अजमेर में पर्यटक स्थल को किस तरीके से उसको विकसित किया जा सकता है, उसमें क्या नए आयाम लाए जा सकते हैं, वो एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। अब वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि बजट के थ्रू अजमेर को एक बड़ी सौगात मिल सके। लेकिन अजमेर की सबसे पुरानी समस्या जो है वो पानी की है। बीसलपुर डैम को लेकर के हालांकि ARCP का जो प्रोजेक्ट था वो अपने वर्किंग पर है, अगर वो जब जल्दी से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा तो अजमेर की सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की वो दूर होगी। लेकिन अजमेर जगत को जो है सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री यहाँ पे किस तरीके से लगाई जाए। जब पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने एक रोजगार कैंप जैसे चलाए थे और जिस तरीके से MOU वगैरह हुए थे, अगर वो MOU वाकई में हुए हैं और अगर वो लागू होते हैं और कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पे अपनी कंपनी इंडस्ट्रियां बनाती है, नए नए उद्योग पैदा करती है, तो कहीं ना कहीं जो रोजगार की समस्या है वो अजमेर से दूर होगी। अगर बात करें महंगाई की तो महंगाई जरा अगर थोड़ी सी कम हो जाए, अगर महंगाई को कंट्रोल किया जाए तो गृहिणी जो है वो कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा सकती है। लेकिन जो बजट के अंदर उम्मीद है अजमेर को, यूनिवर्सिटी की उम्मीद है युवाओं को, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो है लेकिन उसके अंदर किसी तरीके की ज्यादा जो कहा जा सकता है कि फैकल्टी जो है वो कम है। अगर उसमें फैकल्टी बढ़ा दिया जाए, कोर्सेज बढ़ा दिया जाए तो यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा इन 4 जगहों को मिलाकर के एकमात्र यूनिवर्सिटी वो MDS यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर फैकल्टी कम है जिसके चलते बच्चे जो है वो उसमें आ नहीं पाते और उसका लाभ नहीं उठा पाते। इस कारण से उन्हें अन्य जिलों का रुख करना पड़ता है। तो पहले युवाओं के लिए बात की जाए, लेकिन अजमेर की सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है कि अजमेर से पुष्कर जाने वाला जो घाटी का रास्ता है वो कहीं ना कहीं खतरा बड़ा रहता है, कई हादसे वहां होते हैं। तो वो रास्ते को लेकर के कोई अन्य उसके लिए कई पूर्व में भी कई जो है बजट के अंदर पास किए गए थे कि एक टनल बनाई जाएगी, लेकिन आज तक उस टनल का कहीं आता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों की मांग ये भी है कि पुष्कर और अजमेर को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं वो टनल जो है वो अब बहुत जरूरी हो चुकी है, क्योंकि आए दिन के जो घाटी पर हादसे होते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। तो समस्या का निदान जरूर मिलेगा। अजमेर दक्षिण की बात करें तो अजमेर दक्षिण के अंदर कई क्षेत्र है जो आज भी जो 25 साल पहले थे वो 25 साल पहले आज भी बिल्कुल, क्योंकि आपने कुछ सालों का जिक्र किया है, कुछ समस्या तो ऐसी है जो सालों से चल रही है और वो अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन ऐसे में फिर नया बजट पेश हो जाता है और ऐसे में सवाल खड़ा होता है जो पहला फंड था जो उस घोषणा के जरिए किया गया था वो कितना पूरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे सवाल है लेकिन उम्मीदें भी बरकरार है। ऐसे में जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। विनोद सिंह चौहान सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। विनोद जी, क्योंकि पिछली बार अगर बजट की हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस था, अभी केंद्र का बजट पहले आ चुका है, ऐसे में बहुत अच्छा उसे बताया गया। विपक्ष के पास भी खास मुद्दे नहीं थे विनोद जी कि उसे सरकार को घेरा जाए, लेकिन अब राज्य का बजट क्या लगता है, साइज क्या होगा बजट का और कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसे कवर करने की कोशिश होगी या फिर किस पर ज्यादा फोकस होगा? जी बिल्कुल, देखिए पिछले बजट की बात करें तो 70% से अधिक घोषणाएं सरकार पूरी कर चुकी है और जुलाई तक जो 30% घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का दावा किया जा रहा है। रही बात किस सेक्टर की रहेगी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व चर्चा में सभी वर्गों से बातचीत करी, सभी वर्गों से सुझाव लिए। संभवतः ये जो बजट पेश किया जाएगा इसमें सभी वर्ग समाहित रहेंगे, सभी वर्गों का परिलक्षण दिखाई देगा, तमाम सेक्टरों को शामिल किया जाएगा। देखिए पिछले बजट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने 2 घंटे 53 मिनट का बजट पेश किया था, तमाम सेक्टरों को शामिल किया था। एक बड़ा वर्ग है किसान,
किसान वर्ग को नहीं भूल सकते हैं। और देखिए जैसे केंद्र का जो बजट आया उसमें भी शुरुआत किसान के साथ की गई, यानी किसान की सौगात के साथ की गई। तो अब जो बजट आने वाला है 11 बजे बजट जो पेश किया जाएगा, संभवतः उसकी शुरुआत भी किसानों को लाभ देने के साथ की जा सकती है, क्योंकि किसान को पहली पंक्ति में खड़ा करने की कोशिश कामयाब रही है और किसानों को बहुत कुछ देना है, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग है और जीडीपी का करीब 28% हिस्सा भी किसानों से जुड़ा हुआ। और किसान को लेकर अगर अपन बात करें तो देखिए इस बजट से जो उम्मीदें हैं किसानों को, वो लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम लाई जा सकती है। जिस तरीके से केंद्र ने 2.25 करोड़ किसानों को, छोटे सीमांत किसानों को लाभ देने की बात करी है, वैसे ही कुछ घोषणा इस बजट में भी हो सकती है। देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आप्रौढ़ अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना इस बजट में साकार होती दिखाई देगी। तमाम चीज़ों का समावेश रहेगा। और फिर से कृषि की बात करें तो प्रगतिशील किसानों को विदेश यात्रा का दूसरा पैकेज जारी किया जा सकता है। पहला पैकेज मार्च के पहले सप्ताह में किसान विदेश यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज बजट में घोषणा की जा सकती है कि किसानों को, यानी 100 प्रगतिशील किसानों के लिए दूसरा पैकेज जारी किया जा सकता है, ताकि वो कृषि और उद्यानिकी के नवीन तकनीकी जो उपयोग हैं उन्हें जाकर के विदेशों में देख सकें, किस तरीके से वहाँ खेती की जा रही है, बूंद बूंद पानी बचाया जा रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर के। और देखिए रिसर्च सेंटरों पर रेगुलर ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, ताकि किसान को भी ट्रेनिंग दी जा सके, वो खुद समृद्ध बने, खुद की आय बढ़ाने में वो खुद भी सक्षम हो। प्रदेश के 50,000 किसानों को सोलर पंप का तोहफा दिया जा सकता है। जल दक्षता को बढ़ाने के लिए घोषणा हो सकती है। इसके तहत प्रति बूंद उत्पादकता पर जोर रहेगा, यानी ड्रिप से सिंचाई कैसे की जाए इस पर जोर रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का इस पर पूरा जोर है। कैनाल के पानी के पूर्ण सदुपयोग की स्कीम लाई जा सकती है कि कैनाल का पानी जो व्यर्थ बह जाता है उसको किस तरीके से खेतों तक पहुंचाया जाए। लहसुन, सब्जियां और दलहन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया जा सकता है, क्योंकि लहसुन बड़ी मात्रा में महंगा बिक रहा है और सब्जियों को भी समाहित किया जा सकता है, तमाम चीज़ों को लिया जा सकता है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किसानों को ट्रेनिंग देने की घोषणा हो सकती है। और संरक्षित खेती को बढ़ावा तो देंगे, इसके साथ ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि किसान समृद्ध हो सके। लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए बीज मिनी किट वितरण का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जो भी 35 लाख है उसे बढ़ा करके और ज़्यादा किया जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत नए खालों का निर्माण किया जा सकता है। नए खालों का निर्माण इसलिए कि 13 जिले जो सिंचाई के पानी पर डिपेंड है, उनके लिए नए खालों का निर्माण होगा, तो किसान और बेहतर सिंचाई कर पाएगा। और जब से पीकेसीआरसीपी को मंजूरी मिली थी तब से माना भी जा रहा था कि अब ये जो समस्या है पानी की वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। जो बीमारू राज्य कहा जाता था पानी को लेकर त्राहिमाम बचता है, गर्मियां आते ही यहां पर पानी की किल्लत हो जाती है, वो समस्या अब कोसों दूर चली गई है। और ऐसे में जब कॉन्फ्रेंस भी इस जल नीति से जुड़े हुए कार्यक्रम पर मुख्य उद्देश्य को लेकर होती है, तब और भी ज्यादा खास महत्व लगता है। और ये माना जाता है कि इस बार जो घोषणाएं होंगी वो इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमती नजर आएंगी। और भी आपसे हम डिटेल में लेंगे जानकारी। विनोद जी आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। राजीव गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फिर रुक करेंगे कोटा का भवर रेस्टोरेंट से भी जाने की कोशिश करेंगे। चलिए राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार संभागवार समझ रहे हैं कि कहां पर कौन से क्षेत्र में क्या समस्या है, लेकिन हर एक क्षेत्र की अपनी समस्या होती है, सेक्टर वाइज भी अगर देखें। लेकिन क्या लगता है कि यहां के लोगों की कौन सी ऐसी समस्या है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह है जिसे मजबूती की जरूरत है? कौन सी ऐसी समस्या महत्वपूर्ण? देखिए पुनः अगर बात करें, जोधपुर मारवाड़ का मुख्यालय है और मारवाड़ में 42 जो एमएलए इधर से आते हैं, 9 मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर लबोरावती के 6 सांसद जो है वो सबकी उम्मीद है, सबने अपने सुझाव दिए हैं और जनता से कलेक्टिव करके दिए, जनता के बीच में रहते हैं। तो ऐसे कुछ जनता इस वक्त हमारे साथ है। मोटे तौर पर पर्यटन की बात करें, लघु उद्योग की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, टैक्स कम होने की बात करें, तो इस तरह की जो चीजें होती है कि लोक लुभावन बजट नहीं हो, बजट ऐसा हो जो धरातल पर उतरे, जनता को लाभ मिले। जनता के हर क्षेत्र के नुमाइंदे हमारे साथ है। किस तरह के बजट की उम्मीद आप करते हैं? युवा हैं। बजट आम आदमी के लिए बेहतर हो, इसमें चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर किया जाना चाहिए। और एक सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल फ्रॉड की। आदमी के खाते में पैसे पड़े 1 मिनट में उड़ा ले जाते हैं। डिजिटल फ्रॉड के लिए कोई कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। किस तरह से देखते हैं, कैसा हो बजट? बजट तो हर साल आता है, मतलब एक बजट में जो घोषणाएं हो रही है उसकी पूरी होनी चाहिए। एक साइबर का वो अलग एक टैग खुलना चाहिए, किसी का कोई मतलब कुछ भी हो जाता है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है अभी कुछ भी।
थोड़ा रोडों का काम होना चाहिए। एलिवेटेड रोड आज के काफ़ी टाइम से मतलब वो नहीं हो रहा है, तो जनता मतलब बहुत भीड़ भाड़ जोधपुर में बहुत मतलब वो ज़्यादा ट्रैफिक वाला थोड़ा सुविधा वो होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कुछ टैक्सेस में रियायत मिलने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमें मोटे तौर पे लगता है कि ये जो कृषि मंडी है, केकेपी और कृषि मंडी लगती है, उसमें थोड़ा टैक्स कमी हो, जिससे क्या व्यापार में बढ़ा हो। मोटे तौर पे क्या राजस्थान का व्यापार गुजरात वहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, पर यहाँ व्यापार में कमी हो रही है। तो मोटे तौर पे बजट में हम अनुमान चाहते हैं कि कृषि मंडी जो लग रही है ना 160 और 50 पैसे केकेपी, ये कम हो। और आपको लगता है कि वेट पेट्रोल डीजल पर से कुछ कम हो सकता है? साहब, क्योंकि क्रूड ऑयल बार क्रूड ऑयल की रेट नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, उसमें वेट होना चाहिए कम। वेट नहीं कम होने से काफ़ी कुछ इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट्स होंगे और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फायदा होगा, जिससे आम जनता को हर चीज़ का फैसिलिटी प्रॉपर मिल पाए। दूसरा, मैं मेडिकल से रिलेटेड काम करता हूँ, तो मेरे एक तो आरजीएस को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ को मेडिसिन नहीं मिल रही ड्यू टू द फंड, वो फंड क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? फंड को रिलीज करने में पार्टियां पेमेंट नहीं दे पा रही और पार्टियां दवाई नहीं दे पा रही है आदमियों को। और तीसरा, मैं चाहूँगा पेंशनर्स के लिए जो आपने टैक्सेशन का पार्ट है उसको फ्री करना चाहिए, वहाँ से उनको फ्री करें, कम से कम उनको एक लाइफ उनकी स्मूथ मिल सके। क्या इस बजट से उम्मीद आपको है? उम्मीद यही रखते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी से कि केवल लोक लुभावना न हो, धरातल पर काम हो और ऐसी योजनाएं आए जिससे आम जन को फायदा हो और राज्य हित में हो, राज्य प्रगति करे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, बिजली पानी मुख्य समस्याएं हैं राज्य की, उस पर थोड़ा विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए। सिटीजन क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो पेंशनर्स हैं उन पे टैक्स फ्री कर दो कम्प्लीटली। उनके पास पेंशन और जमा योजनाओं के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और ये अतिरिक्त जो कर बाहर भर के इनकम टैक्स रिटर्न भरना उनके लिए एक बहुत दुविधा की। चलिए ठीक है, और भी आपसे जानकारी हम लेंगे, क्योंकि कोटा का भी रुख कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे खास कार्यक्रम, ऐसे इवेंट्स किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। पहला बजट पेश कर दिया गया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी लाई गई, और जैसे कि कहा जा रहा है कि 70% जो घोषणाएं थी उसका इंप्लीमेंट हो चुका है। लेकिन भंवर, आपको क्या लगता है, क्या जो इवेंट हुआ था राइजिंग राजस्थान, उसका भी इफेक्ट इस बार बजट में होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कहते हैं कि बजट कैसा होगा, अगर ये जानना है कितनी उम्मीदें पूरी होंगी तो पिछला बजट भी उठा के देख लीजिए कितना पूरा हुआ है। साथ में जो बीच में इतने बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते हैं, जो कहे जाते हैं कि 90% काम धरातल पर आएगा, क्या उसका भी इफेक्ट नजर आ सकता है इस बार बजट में? बिल्कुल, और आपकी बात इसीलिए भी पूनम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा अभी एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में जबकि यहाँ का कोचिंग सेक्टर लगातार लड़खड़ा रहा है और लगातार प्रयास हो रहे हैं कि किस तरह से कोटा को कोचिंग सिटी से टूरिस्ट सिटी में तब्दील किया जाए, तो कोटा के बहुत सारे युवा कारोबारी और विभिन्न लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं सीधे उनसे ही आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। कोचिंग सिटी कोटा इस बजट में क्या उम्मीदें कर रहा है? कोटा कोचिंग सिटी इस बार उम्मीद कर रहा है कि सरकार कोटा के लिए भी कुछ ना कुछ करे, और अभी कोटा का व्यापार 30-40% घट गया है पहले की अपेक्षा। अब सरकार से उम्मीद करता है कि कोटा के लिए ऐसी कोई स्किल्स डेवलपमेंट किया जाए या फिर स्टूडेंट्स को लाने का कोई प्रक्रिया निभाई जाए सरकार द्वारा, जिससे कोटा में बिजनेस बढ़े, कारोबार बढ़े कोचिंग सिटी का, और कोटा आगे बढ़े। यही है कोटा एजुकेशन के ऊपर, कोटा एजुकेशन का एक बड़ा हब है। तो कोटा में सब कुछ एजुकेशन पे डिपेंड है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बजट से? महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और बच्चियों की एजुकेशन के बारे में, और मतलब कि एजुकेशन अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बजट हो। हेमंत जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से कोटा महोत्सव हुआ था उसी कड़ी में कुछ कोटा को मिल सकता है इस बार के बजट में? जैसा कि कोटा शिक्षा नगरी से पर्यटन नगरी की तरफ अग्रसर हो रहा है, हमारी सरकार से प्रमुख मांग यही है कि जो कोटा की राष्ट्रीय धरोहरें हैं वो अब पर्यटन की मांग कर रही हैं और बजट मांग रही है, क्योंकि उनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। आज देखें जिस तरीके से रिवर फ्रंट और कोटा ऑक्सीजन पार्क का इतना बढ़िया डेवलपमेंट कोटा में हुआ, लेकिन उनका कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा है। जैसे उदयपुर में और जयपुर में आईफा अवार्ड्स की प्लानिंग की जा रही है, क्यों ना इसको कोटा को इसमें जोड़ा जाए, जिससे यहाँ पे पर्यटन का क्षेत्र और व्यापक हो सके। साथ ही कोटा और कोटा के आसपास ऐसी राष्ट्रीय धरोहरें हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में, जो कि एक पर्यटन का बहुत अच्छा हब बन सकता है। कोटा क्या रहेगा बजट में? जी, कोटा में ये है कि जिस प्रकार से रिवर फ्रंट बना हुआ है और इनका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। यहाँ पर
शूटिंग के लिए बाहर से लोगों को आना चाहिए, जिससे यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा हो। शिक्षा नगरी है, तो अभी जैसा कि यहाँ पे काफ़ी गिरावट आई है स्टूडेंटों में, उनके लिए कुछ काम करना चाहिए ताकि यहाँ पर विकास और रोजगार। विनय भाई, यूथ क्या देख रहा है इस बजट में? जी, आजकल जैसा कि देखा जा रहा है कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है हमारा देश, और हम इसी तर्ज पे चाहते हैं राज्य को भी आईटी हब बनाने के लिए कोटा में एक आईटी हब बनाया जाए, और इसके साथ साथ ही युवाओं को स्किल्स से जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल नौकरी के अवसर जो परंपरागत डिग्रियां चलती थी उससे नहीं हो पाते हैं। 15 लाख बच्चे बीएससी करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, बट उसके आधे भी पीजी नहीं करते हैं। तो इसका कारण यही है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है डिग्रियों से। तो इसके साथ हम ये आशा करते हैं कि स्किल के कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजों में गर्ल्स और खासकर यूथ क्या तलाश कर रहा है बजट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए, और सेकेंडली कि ग्रीन इनिशिएटिव्स भी होना चाहिए, स्टार्टअप फंडिंग्स होनी चाहिए, और साथ ही डिजिटल लर्निंग भी होनी चाहिए। इन ग्रीन इनिशिएटिव से मेरा मतलब है कि जितने भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि यूथ भी इन्वॉल्व हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट हो। और स्टार्टअप फंडिंग्स में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड हो, और डिजिटल लर्निंग में ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट किया जाए, और साथ ही डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को भी प्रमोट किया जाए। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो गर्ल्स है और जो वुमन है तो उनको बजट मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी होती है जो काम करना चाहती है, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो नहीं कर पाती। केंद्र सरकार की भी है जिसका फायदा राज्य सरकार को भी मिलता नजर आता है भंवर। हालांकि इस बार राज्य सरकार में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे भंवर, जरा संक्षेप में इसका उत्तर दीजिएगा। हम बात स्टेट वैट की कर रहे हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, इसे लेकर क्या लगता है कि उम्मीदें जो है वो पूरी हो सकती हैं, इसे लेकर कोई बड़ा फैसला? दूसरा, ये रेवेन्यू की बात करें तो क्या उसमें पिछली बार से लेकर अब तक में इजाफा हुआ है क्या राज्य सरकार के रेवेन्यू में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है पूनम, क्योंकि कोटा वो इलाका है, पूरा अगर कोटा संभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश की बॉर्डर कोटा से लगती है, और अगर बॉर्डर के आसपास का कोई पंप है तो आमतौर पर कोई कारोबारी है या फिर कोई ट्रैवलर है, कोई यात्री है, तो वो पसंद ये करता है कि मैं दूसरा जो स्टेट है वहाँ जा करके अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल फिल करवाऊँ, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन कम है और वहाँ पर वो सस्ता मिलता है। तो ये जो विसंगति है इसको दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब वन नेशन वन टैक्स की बात की जा रही है, वन स्टेट वन इलेक्शन की बात की जा रही है, तो इस विसंगति को भी दूर किए जाने की आवश्यकता है। और इस बार के बजट से जाहिर तौर पर ये जो वेट लगता है, खासकर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन पर कुछ कमी देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं। उसमें एकरूपता आएगी, ऐसी उम्मीद भी लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ऐसे में क्या कुछ खास होगा, जो उम्मीदें लगाई जा रही है वो पूरी होगी? क्योंकि हर बार यही सुनने को मिलता है कि इस बार ये पूरा हो सकता है, इस सेक्टर को छुआ जाएगा या फिर हर सेक्टर को कवर किया जाएगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, विकास की योजनाएं की बात करें, ग्रामीण विकास, शहरी विकास से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में फिर किसान निकल कर आता है, महिलाएं निकल कर आती है, युवा कहते हैं कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमें भी रोजगार के लिए स्टार्टअप्स शुरू करने हैं। हालांकि केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट किस तरह से राज्य सरकार के इस बजट में किया जाएगा, विकास के दायरे को कैसे बढ़ाया जाएगा, वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया भंवर आपका, राजीव जी आपका, विनोद जी आपका, और शुभम आपका भी। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और जानकारी हम लेते रहेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। भजन लाल, और चलिए अब बात करेंगे भजन लाल के ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि आज बजट आएगा जिसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। 11 बजे बतौर वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ये बजट पेश करने जा रही हैं। भजन लाल सरकार के दूसरे बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस था और इस बार बजट में सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि महिला, युवा, किसान और गरीब, इसके इर्द गिर्द ये बजट नजर आएगा, ऐसा माना जा रहा है। आकार बजट का बड़ा होगा, लेकिन पिछली बार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस था, इस बार माना जा रहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती है। उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये सरकार का दूसरा बजट है और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि विजनरी बजट ये होगा। इंतजार करना होगा जब इसका जमीन पर परिणाम नजर आएगा, लेकिन क्या बड़ी राहत इस बजट में मिल सकती है। हालांकि लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। 11 बजे जब वित्त मंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी, उससे पहले की हर एक तस्वीर या विधानसभा में सभी विधायकों की मौजूदगी रहेगी और कितना खास ये बजट रहेगा, क्योंकि माना जा रहा है केंद्र सरकार
का बजट जो कि 1 तारीख को आया था उसकी छाप भी नजर आ सकती है। तो ऐसे में क्या ये बजट क्रिस्पी हो सकता है? क्योंकि पिछली बार का बजट सभी को याद, एक रिकॉर्ड बनाया था, दिया कुमारी ने 2 घंटे 53 मिनट का बजट पेश किया था। तो क्या इस बार बहुत ज्यादा घोषणा हो सकती है या फिर 1-2 बड़ी घोषणाओं के साथ ही विजनरी ये बजट होगा? तमाम अहम पहलुओं पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अहम तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर बाद गोविंद देव जी मंदिर पहुंचेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। बजट पेश करने से पहले धूप लगाएंगी और इसके बाद वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब विधानसभा पहुंचेंगे दिया कुमारी। हालांकि चलिए सीधे गोविंद देव जी मंदिर का रुख करते हैं। सहयोगी तृप्ति गौतम वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तृप्ति, बेहद अहम है और आज का दिन खास है, सबकी नजरें बजट पर टिकी है और साथ ही साथ दिया कुमारी पर, क्योंकि दिया कुमारी ये बजट पेश करने वाले। अब जबकि गोविंद देव जी पहुंचेंगे दिया कुमारी, क्या कार्यक्रम रहेगा, कब तक वो मंदिर पहुंचेंगे? के बैठे सरकार से कि उन्हें क्या कुछ मिलेगा वो पता चलने वाला है। बजट सरकार जो है वो अपना दूसरा बजट पेश करने वाली है और डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी अपना दूसरा बजट पेश करेगी। वो तस्वीरें भी कुछ देर में दिखेंगी हमें, लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोविंद देव जी मंदिर में। मैं इस जगह की बात करूँ तो श्वेता, ये वो जगह है जहाँ पे छोटी काची का हर कोने से इंसान आता है। और जब हम बजट की बात कर रहे हैं जिसमें हम सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम युवा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों की बात कर रहे हैं, तो वापस तृप्ति से जुड़ेंगे हम, क्योंकि मंदिर से अहम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज राज्य का बजट पेश होगा 2025-26, जिसका इंतजार है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगी दिया कुमारी, और फिलहाल गोविंद देव जी मंदिर कुछ ही देर में दिया कुमारी पहुंचेंगी। नेक्स्ट वे और कनेक्टिंग रोड्स की घोषणा भी संभव है, ऐसा माना जा रहा है। और राजस्थान रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू करने की भी घोषणा इस बजट में की जा सकती है। जिला और स्थानीय लेवल की नई सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन की भी घोषणा इस बजट में हो सकती है। नए फ्लाईओवर की बात करें, आरयूबी और आरओबी बनाने की घोषणा भी संभव मानी जा रही है, यानी इसकी भी घोषणा हो सकती है। क्योंकि जब हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात करते हैं, रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। और इसकी घोषणाएं जब बजट में होंगी और उसके बाद ये काम शुरू होगा, तब हम कह सकते हैं कि कुछ सालों में इसकी सौगात मिल सकेगी। लेकिन क्या इस बजट में ये पेश हो, क्योंकि ये संभव है कि इन चीजों की घोषणा हो जाए। किसान को मजबूत करने पर भी फोकस इस बजट में रह सकता है। चलिए फिर से सहयोगी तृप्ति का रुख करते हैं। तृप्ति, उस वक्त आपको रोका था, लेकिन जानना यही चाहेंगे कि दिया कुमारी कब तक पहुंचेंगी गोविंद देव जी मंदिर, वहां की क्या तस्वीर है? कुछ समय और अभी लग सकता है श्वेता, जब दिया कुमारी यहाँ पर आराध्य देव को धोख देने के लिए, अपने ठाकुर जी की यहाँ पर आराधना करने के लिए पहुँचेंगे। क्योंकि जिस तरीके के हम पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, तो यही जो उनका रूटीन था पिछले साल भी रहा था कि वो जब अपने आवास से निकले उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने श्री गणेश जी के दर्शन किए, आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन किए और इसके बाद वो विधानसभा पहुँचे। और वही आज भी कहा जा रहा है कि कुछ मिनट्स और उसके बाद में दिया कुमारी जो है वो गोविंद देव जी मंदिर पहुँचेगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आज के दिन की, बजट की, तो ये दिन बेहद खास है, क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर आज वो अपना दूसरा बजट जो है वो पेश करने वाली है। और इस जगह जहां मैं खड़ी हूं वहां पर हर वर्ग का इंसान आता है, तो इनसे जानना बेहद अच्छा होगा कि आज के बजट में सरकार से ये क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। तो अगर युवाओं की मैं बात कर लूँ, किसानों की मैं बात कर लूँ, कारोबारियों की मैं बात कर लूँ या व्यापारियों की बात कर लूँ, तो बजट में क्या कुछ खास रहेगा? आज का इंसान बजट से क्या चाहता है, सरकार क्या दे? अमन भैया, बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ खास आना चाहिए? युवाओं के लिए नई सरकारी जो नौकरियां हैं वो आनी चाहिए, और जो आप लोग आजकल का समय देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आज दिया जी मैडम आज ही बजट पास होने वाला है। देखिए, सरकारी नौकरियों की बात हर कोई कर रहा था, इसके अलावा कोई ऐसी उम्मीद जो आज की प्रदेश की जनता जो है वो सरकार से लगा रही है? प्रदेश की जो जनता है वो सरकार से केवल सब तरह से उन्नति विकास होना चाहिए। जैसा देखिए, महिलाओं को लेकर भी आज का बजट काफ़ी खास है। महिला सरकार से क्या चाहती है कि आखिर सरकार क्या करे कि महिलाएं खुश हो जाएं?
सबसे पहले महंगाई पे कंट्रोल करे, क्योंकि हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा रखा है कि एक नॉर्मल गृहिणी अपना बजट बहुत डावाडोल स्थिति कर रही है। ये देखिए, ये बहुत सही बात बोली है। जब भी महिलाओं से हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहली जो उनकी उम्मीद है, उनकी आस है, वो सरकार से यही है कि सरकार जो है वो महंगाई कम कर दे, ताकि जो उनका किचन का बैलेंस है वो बैलेंस तरीके से वो किचन चला पाए, क्योंकि जिस तरीके की महंगाई बढ़ी हुई है उससे वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। हर किसी की अपनी प्रतिक्रिया है और उम्मीद अभी बनी हुई है जब तक बजट नहीं आता, और उसके बाद देखना होगा बजट पे किसकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, बजट किसकी उम्मीदें टूटती है। और चलिए अब बात करेंगे भजन लाल के ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि आज बजट आएगा जिसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। 11 बजे बतौर वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ये बजट पेश करने जा रही हैं। भजन लाल सरकार के दूसरे बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस था और इस बार बजट में सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि महिला, युवा, किसान और गरीब, इसके इर्द गिर्द ये बजट नजर आएगा, ऐसा माना जा रहा है। आकार बजट का बड़ा होगा, लेकिन पिछली बार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस था, इस बार माना जा रहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती है। उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये सरकार का दूसरा बजट है और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि विजनरी बजट ये होगा। इंतजार करना होगा जब इसका जमीन पर परिणाम नजर आएगा, लेकिन क्या बड़ी राहत इस बजट में मिल सकती है। हालांकि लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। 11 बजे जब वित्त मंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी, उससे पहले की हर एक तस्वीर या विधानसभा में सभी विधायकों की मौजूदगी रहेगी और कितना खास ये बजट रहेगा, क्योंकि माना जा रहा है केंद्र सरकार का बजट जो कि 1 तारीख को आया था, उसकी छाप भी नजर आ सकती है।